जी तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम की और हम ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरीके से हमने बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स को पढ़ा, उसकी डिटेल्स देखी, उसके लिए ये देखा कि किस तरीके से एप्लीकेशन जो हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं उस एनवायरनमेंट में, तो हम यही चीज़ ब्लैकबेरी और आईफोन के लिए भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे। जब हमने इन दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया तो मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स अनलाइक एंड्रॉयड, दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे तो आप विंडोज़ मोबाइल को भी क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स की टर्मिनोलॉजी में बात करें तो एंड्रॉयड इज़ ओपन सोर्स एंड विंडोज़ मोबाइल 7 इज़ क्लोज सोर्स, और सिम्बियन जो है वो कहीं इन बिटवीन लाई करता है। इन बिटवीन इसलिए कि ऑल्दो इट इज़ क्लेम टू बी ओपन सोर्स, फ़र्क ये है कि उसके कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो सिर्फ उस कंसोर्शियम को ही अवेलेबल हैं जो सिम्बियन फाउंडेशन के मेंबर हैं। तो ये प्रिविलेज जो बिल्कुल सेट असाइड कर देता है फ्रॉम अ नॉर्मल एक्सेस, बिकॉज ओपन सोर्स बाय डिफॉल्ट इज दैट इट इज अवेलेबल टू द पब्लिक and Simian source code, not all part of it is available to public, but some restricted portion is set aside. लेकिन जब हम दूसरी तरफ आते हैं तो ब्लैकबेरी या आईफोन ना सिर्फ ये कि इनका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है, बल्कि इनके इंटरनल्स भी जो हैं दे आर वेरी वेल केप्ट सीक्रेट। इसके बारे में आप जब देखेंगे तो you wouldn't find any book or not many material on discussing that what are the internals of these devices or these operating system. So इसलिए हम इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़्यादा क्लोज्ड एनवायरनमेंट की तरफ लेके जाते हैं, that we don't know much about these environment. So what we are trying to do here is to find out as much we can about these operating systems so that at the end of the day, when we are writing applications for these environment, we would know that what kind of technology that goes inside these operating system, या what kind of application can run on these environment, या अगर इसको थोड़ा सा और डेवलपमेंट की फॉर्म में ले जाएं तो what development tools we can use that can be that we can use to write applications that can be deployed on this environment. So जब हम BlackBerry डिस्कस कर रहे थे तो we saw that Java again played a very important role, और हमने डिस्कस किया that again for portability reasons we bring in Java virtual machine. On the same lines, we also have some BlackBerry specific environment or APIs that we can use in developing the application. The more specific APIs that we use for development, the more we lose on the portability end. अगर हम बिल्कुल प्योर जावा की APIs यूज करें तो then we will be able to port it on many devices. लेकिन जो ही we go towards using specific BlackBerry APIs, तो वहाँ पर हम portability लूज करना शुरू कर देते हैं। फिर हमने मूव किया and we started discussing iPhone operating system environment, iOS. iOS में हमने देखा that there are 4 basic components that goes inside OS and build the whole mechanism. जो उसका आर्किटेक्चर है उसमें हम अगर layered approach की बात करें तो there are 4 prominent layers that build iOS और iPhone operating system. वो 4 layer कौन सी हैं? On the top there is Cocoa Touch. This is the element that handles all the interaction with the user. उसके नीचे हमारे पास मीडिया की लेयर है, उसके बाद हमारे पास सर्विस की लेयर है जो सिस्टम वाइड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एंड देन ऑन द वेरी लास्ट एंड जब सबसे बॉटम पे हमारे पास कोर ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज एग्जिस्ट करती हैं. What are the components that goes inside these layers? कोर ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर पे हमारे पास सिक्योरिटी की सर्विसेज हैं, हमारे पास नेटवर्किंग की सर्विसेज हैं. These are the services that are essential for
any operating system. आप जब भी देखेंगे तो normally you will find these kind of services sitting at the very lower end so that it can facilitate all the applications that are running on the top. Networking में हमारे पास how we maintain network connections, how we will open sockets, HTTP protocol अगर है तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, सिक्योरिटी में इंक्रिप्शन किस तरीके से हैंडल होगी, आपके सर्टिफिकेट्स जो हैं वो किस तरीके से मैनेज होंगे, अगर रैंडम नंबर जनरेशन करनी है फॉर अगेन इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन पर्पसेस, तो हाउ वुड वी हैंडल दिस इज ऑल पार्ट ऑफ कोर ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज. नाउ द नेक्स्ट लेयर on the top of core operating system services is cross-layer services. Cross-layer services usually define those APIs or those services that are utilized across the platform. उसको तमाम applications use करती हैं, be it third party or be it core applications जो कि iPhone ने या Apple ने खुद ही बना के iPhone में डाली हुई हैं, या third party services या third party applications. These are the services that are available to all of them. इसमें हमारे पास कौन सी चीज़ें we have, एक तो core foundation है हमारे पास. Core foundation is composed of all the data structures that are available to the system, that are available in this environment. उसके अलावा we have address book services, we have location services, we have system configuration. These are the things that are available, or these are the services that are available system-wide, so that any application can make use of them. Location services की अगर हम बात करें तो these services are available to all the developers that wish to deploy their application on iPhone. और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक बंदा कर सकते हैं और एक बंदा नहीं कर सकता. इट इज़ अवेलेबल टू एवरीबॉडी. इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि जी ये सिर्फ एप्पल के पास इस चीज़ को करने के राइट्स हैं एंड अ थर्ड पार्टी डेवलपर कांट डू इट. इट्स ओपन एंड एवरीबॉडी कैन यूज इट. So core services layer is comprising of the functionalities जो कि तमाम applications को available है. Core services से जब हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, that is our third layer, that is our media services or media layer. Media, as you can rightly guess, is composed of audio services, video services, OpenGL अगर आप use करना चाहते हैं तो it is also in this layer. So this layer provides a framework for building graphic and audio intensive applications. तो अगर आप कोई भी graphic component use कर रहे हैं या आप कोई audio component use कर रहे हैं तो this is the layer that will provide you all the functionality that goes inside building the applications featuring audio or graphics. And then on the very top we have Cocoa Touch. For any application or for any operating system, you need an interactive part. Then we have a media framework that can help us write a good application featuring audio and graphics. इसके अलावा हमारे पास एक बड़ी wide variety of data structures available है. We have excellent set of location services available. ये तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन जब तक आप यूज़र को एक इंटरैक्टिव, एक सिंपल इंटरेक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे, ऑल दिस वुड बी यूजलेस. थिंक ऑफ इट एज कि अगर आप एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन बनाते हैं लेकिन उसका जो यूज़र इंटरफेस है दैट इज सो कॉम्प्लेक्स दैट यूज़र कांट फिगर आउट हाउ टू नेविगेट थ्रू द एप्लीकेशन, तो वो sooner or later he will give up on the application. चाहे उसमें आपने बहुत ज़बरदस्त किस्म के फीचर्स implement कर दिए हों, at the end of the day what user sees is the user interface. That's why defining or making a good interactive user interface is on the top of the list for all the application developers, because this is what the user sees. User doesn't really bother about कि आप sockets किस तरीके से open कर रहे हैं, how are you deciphering HTTP protocol. All he is concerned with
कि मेरे पास एक ब्राउज़र है और उसमें मैं एक एड्रेस टाइप करता हूँ और वो मुझे एक वेब पेज डिस्प्ले कर देता है। अब इस प्रोसेस को सीमलेस बनाने के लिए, इस प्रोसेस को सिंपल बनाने के लिए वी टेक मैनी assumptions, and on the other side we also require sometime user to give us input. For example, when we are trying to open a website and the server which user has mentioned has gone offline, तो हम उसकी जगह किसी और सर्वर को कांटेक्ट कर लेते हैं। इसको जरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर मैं कहूँ तो लेट्स से कि गूगल इट्स रनिंग 4 or 5 or 6 डिफरेंट सर्वर्स। आइडिया इज कि अगर एक सर्वर किसी खराबी की वजह से ऑफलाइन हो जाता है तो हम दूसरे सर्वर को कांटेक्ट कर लेंगे, वो उस सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो देन देयर वुड बी अनदर सर्वर एंड देयर आर नंबर ऑफ दीज सर्वर्स व्हिच आर देयर टू टेक ओवर इन केस ऑफ फेलियर, and this is done without user knowing that actually which server is contacted. So all he does is google.com, he writes this in the browser and an appropriate server is contacted. तो यहाँ पर हमने assumption ये ली कि user doesn't really care about which server he is eventually connected as long as उसको वो service provide हो रही है जो कि उसकी इंटेंशन है। फॉर एग्जाम्पल google.com पे जाने की इंटेंशन नॉर्मली ये होती है कि बिकॉज इट्स अ सर्च इंजन सो इट विल हेल्प यू सर्च द वेबसाइट्स। ऑन द अदर साइड अगर हम एक ऐसी साइट को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका सिक्योरिटी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है, या एक ऐसी साइट को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे मालवेयर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो यूजर द ब्राउजर वुडंट टेक दिस असम्पशन दैट ओके वो नो मैटर उस साइट का सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है, यूजर इज ट्राइंग टू गेट दैट सर्विस, हमें उसे सर्विस देनी चाहिए, बल्कि यूजर विल बी नोटिफाइड कि ये साइट है और इसका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है। डू यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू, या ये एक साइट है एंड इट इज इन्वॉल्व्ड इन it is doubted to be involved in activities that are not healthy for your machine. Do you still want to continue? And if user wants to continue, he will be taken to that site. So the user interface becomes a very important component or very important layer of any application, be it operating system or a simple application जो कि मोबाइल फोन पे चल रही है। इन आईफोन दिस यूजर इंटरेक्टिवनेस इज प्रोवाइडेड थ्रू द कोकोआ टच लेयर। कोकोआ टच लेयर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्रोवाइड करती है दैट इज कॉल्ड यूआई किट। यूआई किट is comprises of all the user interface components that will help you build a user interface for your application. So these are the 4 layers that you will come across when developing an application for iPhone environment. Unlike Android, जो कि एक साइट पे ओपन सोर्स है totally and everything is available, all the architectural detail of operating system is available. iOS या iPhone में जो operating system चल रहा है that is closed source, not much of the information available. एक बड़ा drastic difference जो इन दोनों में एक और है that is that on Android side all the APIs are available and are known to developers. They claim कि whatever APIs are available to Google developers या Android के developers जो कि actually Android के लिए काम करते हैं, उनको जो APIs developer हैं उनको जो APIs available हैं वही APIs किसी third party developer को भी available है. So there is no gap in between that these are the things that are specific for Google या these are the things that are specific for Android. All the APIs that are available to Google or Android are available for third party developer too. In iPhone the scenario is not same. वो कैसे? There are number of undocumented APIs that are available on iPhone platform. For example, proximity sensor. Using proximity sensor
is an API that is not very well documented, or it's not documented at all, and you cannot use it. Why you cannot use it? Because if you use an undocumented API, your application will be rejected by Apple. That means they would not put that application onto the store. On the other side, there are some corporate partners or business partners that are allowed to use that undocumented APIs and their applications are published. So ये एक बड़ा drastic difference है that some APIs are restricted to a specific group, और अगर दूसरा ग्रुप उसको यूज करेगा तो उसकी एप्लीकेशंस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी. So this difference exists in iPhone platform, that we have a clear distinction of APIs. One is for general use, other is for non-general use. और अगर कोई non-general application जो है या कोई general application जो है वो non-general API यूज करती है तो उसकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, वो आईफोन स्टोर पे प्लेस नहीं होगी. सिक्योरिटी मॉडल को अगर हम देख लें तो सिक्योरिटी मॉडल अगेन आईफोन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ sandboxing, that it creates an environment where all the applications are run, और उसके साथ जितने भी रिसोर्सेज अटैच्ड हैं वो उस एक डिफाइंड बाउंड्री के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे, and it won't be able to access anything outside that boundary. This was the concept of sandbox. We have discussed the concept of sandbox in detail when we were discussing Windows Phone 7. इसके अलावा there is a mechanism of certification also in place for iPhone operating system applications. So all the applications that are written for iPhone environment are required to be signed by Apple. Signing by Apple means that a certificate will be issued to the application, जिसको यूज करते हुए वो एप्लीकेशन जो है वो डेवलप कर सकेगा डेवलपर, और उसको टेस्ट भी कर सकेगा. टेस्टिंग, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, उसके बाद का जो मरहला है दैट इज टू पब्लिश दैट एप्लीकेशन ऑन एप्पल स्टोर. एप्पल स्टोर पे पब्लिशिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. Usually it takes months or even years to actually get your application published on the Apple Store. And the point here is that unless that application is in the Apple Store, not many people would be able to see it, because Apple Store is the distribution channel for all the applications that are able to run on iPhone. So a developer has to go through this process in order to get its application approved. पहले उसको अपने he has to get certificate from Apple, then his application needs to be approved from the Apple to be put on the Apple Store, and from there people can download the application. So this is the cycle that applications follow in order to be to reach the masses. एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड आप देखेंगे जब भी आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की या हार्डवेयर इंडस्ट्री की इन जनरल बात करेंगे, कि जो इन्वायरमेंट जितना ज़्यादा क्लोज होता है लोगों का इंटरेस्ट उसमें उतना ही ज़्यादा डेवलप होता है. आपको एक तरह का चैलेंज फील होता है कि जब आप एक क्लोज इन्वायरमेंट को देखते हैं, एंड देन यू ट्राई टू फिगर आउट व्हाट गोज इनसाइड इट, हाउ डज इट वर्क, and how you can bypass things. ये एक इंसानी फितरत है, इसको कह लें, कि whenever we see something mysterious, something hidden in 7 layers, तो हमारी अंदर एक जुस्तजू होती है कि इसको हम किस तरीके से अनरैप करें, इसको हम किसी तरीके से देखें कि इसके अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है. सेम इज ट्रू फॉर आईफोन. आईफोन जिस तरह अगर आपको याद हो कि हमने डिस्कस किया कि उसकी पॉपुलैरिटी इज वेरी हाई और बहुत से लोग उसको यूज करते हैं. उनमें से उस कम्युनिटी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो who are interested in iPhone for the sole purpose of finding what goes inside it. तो उसमें सबसे पहले जो रिस्ट्रिक्शन थी, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ इज वेरी क्लोज्ड, और उसके बाद जो ऑब्वियस रिस्ट्रिक्शन, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम तो नॉट एवरीबॉडी इज इंटरेक्टिंग विद ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल द टाइम,
तो शायद वो चीज़ तो हाइड हो जाए, लेकिन एक ऑब्वियस रिस्ट्रिक्शन जो हर यूज़र को फील होती है वो ये कि यू कैन नॉट इंस्टॉल एनीथिंग एक्सेप्ट फ्रॉम द इफ अ सर्टिफिकेट इज इशूड। तो आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए फ्रॉम एप्पल दैट दिस एप्लीकेशन इज सेफ फॉर यूजेज एंड देन यू कैन इंस्टॉल इट। और उसके ऊपर एक एडिशनल रिस्ट्रिक्शन ये है कि देयर आर सम अनडॉक्यूमेंटेड APIs दैट इवन इफ पीपल नो, अगर वो आप यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में तो एप्पल वुडंट साइन इट और एज अ रिजल्ट वो आपकी डिवाइस पे नहीं चलेगी। एक तरफ तो ये रिस्ट्रिक्शन, दूसरी तरफ ये रिस्ट्रिक्शन कि एप्पल टू मेंटेन इट्स एक्सक्लूसिविटी या एक एलीट स्टेटस मेंटेन करने के लिए they have signed agreement with certain operators. The idea is that iPhone would be available only from certain operators and it wouldn't be available from other people. तो एक तरह का उसकी एक क्लास डिफाइन करने की कोशिश की। अब ये दो बहुत ऑब्वियस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस थी यूजर्स पे। पहली चीज ये दैट योर एप्लीकेशन नीड्स टू बी साइन फ्रॉम एप्पल। अगर ये रिस्ट्रिक्शन इन प्लेस है तो यू कैन नॉट यूज सर्टेन APIs दैट यू माइट वांट टू यूज। एंड सेकेंड इज दैट यू हैव टू गिव अप योर प्रेफर्ड कैरियर इन ऑर्डर टू यूज आईफोन। ये उसी तरीके से है कि फॉर एग्जाम्पल नोकिया एक फोन लॉन्च करता है पाकिस्तान में एंड इट सेज दैट दिस फोन इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल फ्रॉम टेलीनॉर लेट्स से, और ये टेलीनॉर के अलावा और किसी नेटवर्क पे नहीं चलेगा। तो दैट मीन्स कि मुझे फ़ोन तो पसंद है लेकिन अब फ़ोन के साथ साथ मुझे अपना ऑपरेटर भी तब्दील करना पड़ेगा अगर मैं किसी और ऑपरेटर के साथ फ़िलहाल जो है वो मेरी सर्विसेज है। तो दैट प्रोवाइड्स अ रिस्ट्रिक्शन, दैट इम्पोजेज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़र इटसेल्फ कि आप ना सिर्फ ये कि आप जो है वो उसका फुली पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर सकते, आपको अपने ऑपरेटर पे भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इन दोनों चीजों को सर्कमवेंट करने के लिए पीपल कम अप विद डिफरेंट मैकेनिज्म्स एंड वन ऑफ दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड जेल ब्रेकिंग एंड द अदर मैकेनिज्म इज कॉल्ड सिम अनलॉकिंग। जेल ब्रेकिंग आपको ऐसी एप्लीकेशंस भी रन करने अलाउ कर देता है जो कि एप्पल से साइन नहीं हुई, दैट इज दे डोंट हैव अ वैलिड सर्टिफिकेट। So if you jailbreak the iPhone, you will be able to run all sort of application without worrying about the certification from Apple. And SIM unlocking mechanism provides you with this facility that you can use your phone with any operator. So there is no restriction on that. इसमें एक mechanism को discuss कर लेते हैं कि how does jailbreaking happens, because this is very closely related to the operating system itself. होता ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को जब आप देखें, जो हमारा बूटअप सीक्वेंस होता है या जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का सीक्वेंस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स अप इन सीक्वेंसेस। अगर उसको हम स्टेजेस में डिवाइड करें तो पहले स्टेज 1 हैपन होती है, फिर स्टेज 2 होती है, फिर स्टेज 3 होती है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ अंटिल यू गेट द कंप्लीट यूजर इंटरफेस जहां पर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आईफोन या iOS जब लोड होता है तो वो भी स्टेजेस में लोड होता है। आपकी बूट रोम जो है वो आपके LLB को लोड करती है, LLB जो है उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के इमेज को लोड करती है। अब आइडियली द सिनेरियो इज कि हर स्टेज जो है वो दूसरी स्टेज को जब लोड करने लगती है तो उसका वो सिग्नेचर चेक परफॉर्म करती है। सिग्नेचर चेक परफॉर्म होता है टू वैलिडेट दैट द नेक्स्ट स्टेज दैट इज बीइंग लोडेड इज वैलिड एंड so on. So हर स्टेज जब अपनी सबसीक्वेंट स्टेज को लोड करने की कोशिश करती है तो दैट इट परफॉर्म्स अ सिग्नेचर चेक, और वो अगर सिग्नेचर चेक वैलिडेट होता है तो वो आगे चलती है। तो इन थ्योरी दिस इज हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स। व्हेन LLB tries to load or when boot ROM tries to load LLB, signature check is not performed. और LLB में एक फ्लॉ है जिसकी वजह से आप सिग्नेचर चेक और सबसीक्वेंट स्टेजेस के सिग्नेचर चेक जो है वो ओवरलोड कर सकते हैं। दैट इज इट लेट्स यू ओवररूल द सिग्नेचर चेक
of all the subsequent stages. तो हुआ ये कि बूटरॉम ने LLB को लोड किया, LLB पे सिग्नेचर चेक परफॉर्म नहीं हुआ. LLB में एक फ्लॉ है जो आपको ये एक्सप्लॉइट करने की इजाज़त देता है कि आप तमाम सबसीक्वेंट स्टेजेस के सिग्नेचर चेक जो है वो अवॉइड कर लें. एंड ऑल दिस लीड्स टू enabling the user load any application, be it certified or not. तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में एक फ्लॉ है जिसको एक्सप्लॉइट करते हुए लोगों ने ये तरीका इजाद किया कि जिसके थ्रू वो कोई भी एप्लीकेशन जो है वो आईफोन के एनवायरनमेंट में चला सकते हैं. एंड दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड जेल ब्रेकिंग. दैट इज, आप ऑपरेटिंग सिस्टम के एक फ्लॉ को यूज करते हुए उसकी सिग्नेचर चेक को अवॉइड करते हैं, और जब आप सिग्नेचर चेक्स को अवॉइड कर लेते हैं तो देन यू कैन लोड एनीथिंग इनसाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पीपल वुडंट बी एबल एंड द आईफोन एनवायरनमेंट wouldn't be able to enforce it. So ये तो थी jail breaking, and jail breaking simply put is a mechanism which allows you to run even unsigned applications on the iPhone environment. लेकिन jail breaking is half the story. Jail breaking only lets you run the applications. अभी हमारा वो जो problem था कि we are bound to a certain carrier stays. तो इस बाउंडिंग को खत्म करने के लिए देयर इज अनदर मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड सिम अनलॉकिंग. एंड सिम अनलॉकिंग इज यूज्ड टू सेट द यूजर फ्री फ्रॉम द बाउंड्स ऑफ अ कैरियर. सो ओरिजिनली what happens is that you get your iPhone bound to a certain carrier, or you apply SIM unlocking mechanism, and then you can move freely to any carrier of your choice. तो ये दो मैकेनिज्म है इन आईफोन दैट लेट्स यू ब्रेक द बाउंड्रीज सेट बाय एप्पल. एंड दिस इज हाउ ओवरऑल iPhone operating system works. That as we have seen in other operating systems, there are layer of functionalities. Each layer is responsible for providing their own set of functionalities. Then we have an Apple market mechanism that is entrusted with distributing the applications to the masses. Security का एक mechanism है जिसमें sandboxing involve हो जाती है, जिसमें certification का mechanism involve हो जाता है. And then finally in restrictions को, in boundaries को break करने के लिए people have come up with different mechanism including jailbreaking and SIM unlocking. एक चीज इसमें जो I would like to mention here is that jailbreaking or SIM unlocking is not a safe mechanism. इसको हम अगर सॉफ्टवेयर टर्मिनोलॉजी में कहें तो we call it, these are the hacking mechanism, and hacking mechanisms are not always robust. They exploit certain vulnerabilities in the operating system, and they won't be able to, they don't always guarantee 100% result. So there are cases when you are trying to jailbreak the device and device becomes unusable, या आपका operating system unstable हो जाता है. So these are not safe mechanism, but nonetheless these are the mechanism that lets you defy the boundaries defined by Apple Corporation or Apple Inc. We will conclude our discussion on iPhone here. You can refer to online resources. There are a number of books available on iPhone to see how, if you are seeking more information on a certain topic, you can go online, visit forums, consult books. There are a number of good books available for which discuss iPhone operating system and how we develop for iPhone operating system. If you are interested in these hacking mechanism, there is number of web pages, number of forums that discuss this information too. हमने काफ़ी सारे operating systems discuss किए. We talked about their internals. We talked about how applications execute. एक चीज़ जो I was deliberately delaying till this point
was how to develop for this environment. That we have understood how the underlying mechanism works. We have understood that how operating system is able to handle different processes. We have understood that there are number of APIs available for developing for a certain environment. लेकिन जब तक हम ये देखते नहीं कि how applications are actually executing, we wouldn't able to get the full feel of how the operating system is working, या how an environment is working. ये इसी तरीके से है कि हम जब तक कोड को खोल के ना देख लें कि इसमें अच्छा ये अगर ये सॉर्टिंग हो रही है तो हाउ द सॉर्टिंग इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, और उसको अगर हमने किसी और जगह पे यूज़ करना है तो हाउ वुड वी इंटरेक्ट विद दैट. क्या ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, या एक ऐसा फंक्शन है जिसकी ग्लोबल पैरामीटर्स या ग्लोबल वेरिएबल्स डिफाइन हुए हैं और उन ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए हम ये फंक्शनैलिटी यूज़ करें. सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ इज़ अ क्लोज्ड एनवायरनमेंट. वो एक ऐसा ब्लैक बॉक्स है जिसको आप सर्टेन इनपुट देते हैं और वो आपको सर्टेन आउटपुट दे देता है. तो it is good that we know that okay, this is an operating system, this is a black box जो कि आपको location based services provide करता है. This is a black box that provides you user interface related services. लेकिन जब तक हम उसके ऊपर कोई चीज़ develop नहीं करेंगे, we wouldn't be able to get a complete feel of how the operating system is working and how we are using the APIs. Let's say हमने ये कह दिया कि जी Android for example comes with a very rich set of APIs. उसके अंदर बहुत सारी functionalities available हैं and you can write a number of applications that are made possible by underlaying a complete underlying set of APIs. लेकिन जब तक हम उसके ऊपर कोई application नहीं लिखते, we wouldn't be able to tell that how powerful this API mechanism is. और जब तक हम कोई 2 या 3 डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में एक ही एप्लीकेशन लिख के नहीं देखते, वी वुडंट बी एबल टू टेल दैट व्हाट इज द डिफरेंस. फॉर एग्जांपल अगर हम लोकेशन की एप्लीकेशन लोकेशन रिलेटेड एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो अनलेस वी राइट द सेम लोकेशन रिलेटेड application for Android, for Windows Phone 7, for BlackBerry, we wouldn't be able to tell exactly that okay, this is the difference between these operating systems, or this is the difference between these programming environments. तो उस सिलसिले में I would like to start with Android development environment. हम पहले Android को थोड़ा सा explore करेंगे. We will write different applications on Android environment and then we will gradually move towards different environment and see how same applications are written there. What are the tools that are used for writing application in those environments? तो Android की development में jump करने से पहले let me just refresh your memory by stating few underlying mechanisms that are used in Android. Android सबसे पहले uses Java for writing applications. तो ये पहली चीज़ है कि हम जावा लैंग्वेज को यूज़ करते हैं टू राइट आवर एप्लीकेशंस, लेकिन इंस्टेड ऑफ यूजिंग जावा वर्चुअल मशीन वी यूज़ डालविक VM. Dalvik VM is a virtual machine provided by Google or by Android people to execute the programs that are written for Android environment. जो भी आप एप्लीकेशन बनाते हैं, जो भी आप प्रोसेस बनाते हैं, that runs inside its own virtual environment. There is complete VM dedicated to that process, और वो that VM takes care of all the memory management, all the threading, all the security. It's the responsibility of that VM. तो जब भी कोई आप एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं एंड्रॉयड के एनवायरनमेंट में, एक नई डालविक VM का इंस्टेंस अप होता है, उसके अंदर वो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होती है, रेलीगेटिंग ऑल द सिक्योरिटी रिलेटेड, नेटवर्किंग रिलेटेड, थ्रेडिंग रिलेटेड या मेमोरी मैनेजमेंट रिलेटेड जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो VM को डेलीगेट होती हैं और VM विल टेक केयर ऑफ इट. एंड्रॉयड के अंदर यू कैन राइट 2 काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन, जो बेसिक डिस्टिंक्शन है. एक तो वो SDK है या वो एप्लीकेशंस हैं
जो कि एंड्रॉयड की जनरल एपीआईज को यूज करते हुए लिखी जाती है. एंड सेकेंड इज द नेटिव एप्लीकेशन. उनको हम नाम ही नेटिव एप्लीकेशंस का देते हैं. वो ये डिस्टिंक्शन किस तरीके से बनती है, लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू. जावा में और एंड्रॉयड में प्रोग्रामिंग हम करते हैं जावा में. सो द एनवायरनमेंट इज जावा. आप अगर उसका सिंटेक्स देखेंगे तो इट विल बी वेरी क्लोज टू द जावा एनवायरनमेंट. आप उसमें पैकेज डिफाइन करते हैं, आप उसमें लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट का सिंटेक्स देते हैं, आप क्लासेस डिफाइन करते हैं उसमें. सो एवरीथिंग विल लुक वेरी सिमिलर टू जावा. आप एपीआईज को उसी तरीके से कॉल करते हैं. एंड इफ यू कंपेयर इट विद अनदर जावा प्रोग्राम जो कि शायद किसी और एनवायरनमेंट के लिए भी लिखा हो, तो यू विल फाइंड मेनी सिमिलैरिटीज. आपके कॉन्स्ट्रक्ट सेम होंगे, जिस तरीके से आप एपीआईज कॉल कर रहे होंगे वो बहुत सेम होंगी, जिस तरीके से आपने क्लासेस बनाई होंगी वो सेम होंगी. सो this is the general APIs that are available to that environment. This is the programming environment, Java programming environment that is available in Android, और जिसको यूज करते हुए हम applications लिखते हैं. दूसरी साइड है applications की, which we called native applications. Native क्यों हम इनको कहते हैं? Native हम इनको इस तरीके से कहते हैं because the underlying mechanism of Android is written in C++. तो इसलिए जो एप्लीकेशन C या C++ को यूज करते हुए लिखी जाएंगी, वी विल कॉल देम नेटिव एप्लीकेशंस. और उन नेटिव एप्लीकेशंस को लिखने के लिए जावा एंड्रॉयड हैज प्रोवाइडेड अ सेपरेट मैकेनिज्म, जिसको हम डिस्कस करेंगे. एंड वी विल सी कि हाउ नेटिव एप्लीकेशंस आर रिटन इनसाइड एंड्रॉयड एनवायरनमेंट. फॉर द टाइम बीइंग, लेट्स स्टार्ट विद हाउ टू राइट अ नॉर्मल एप्लीकेशन using Java and the APIs made available by Android. For writing applications for Android environment, we need few things that are helpful in writing an application. सबसे पहले तो एक चीज ये समझिए कि हम जब अपने डेस्कटॉप पे या अपने लैपटॉप पे डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तो वी प्रॉब्ली डोंट हैव एक्सेस टू रियल डिवाइस. हमारे पास रियल फोन नहीं होता. एंड इन सम केसेस इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू गेट एक्सेस टू दैट फोन. फॉर एग्जांपल, यू आर जो आपके मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे इंट्रोड्यूस सेपरेट लाइंस फॉर सेपरेट रीजन्स. For example, Asia में there will be a different model, different sets that will be available in Asia as compared to in Americas. There would be a different model or different sets that would be available in Americas. Now, if you're sitting in Asia and you want to develop for some model that is available in Americas, या vice versa, आप अमेरिका में बैठे हुए and you want to develop for some models that are available in Asia, one approach is that you secure the set from that region and then bring it over here. उसमें आपके पास ये restriction भी आ जाएगी that maybe the carrier wouldn't be same. उसके अंदर जो technologies use हो रही होंगी for GSM, that probably wouldn't be same. So there is a gap there that unless you have a real device, you shouldn't be able to develop. लेकिन in practicality this doesn't happen like this. In practicality what happens is that all these manufacturers या all these operating system जो भी हमने discuss किए, they come up with an emulator. Emulator is a device that mimics all the functionalities of a real device and that lets you develop on your desktop or your laptop. तो एंड्रॉयड के केस में भी हमारे पास एक एमुलेटर अवेलेबल है दैट वी यूज टू डेवलप आवर एप्लीकेशन. तो ये तो हो गया एमुलेटर का पार्ट. दूसरा, ऑफ कोर्स वी विल नीड द एक्सेस टू ऑल दोस एपीआईज दैट दीज मैन्युफैक्चरर्स क्लेम that they will help us develop the application.
चाहे वो ब्लैकबेरी का एनवायरनमेंट हो, चाहे वो एप्पल का एनवायरनमेंट हो, चाहे एंड्रॉयड का एनवायरनमेंट हो, या हम विंडोज फोन 7 के लिए डेवलप कर रहे हो, all of them claim that there is a rich set of APIs available that help people or developers develop application for that environment. तो हमें उस APIs को भी access चाहिए होगी in order to develop our application. Usually these APIs and emulator and other functionalities are bundled inside a package that is called SDK, Software Development Kit. This development kit comprises of all the essential features जो कि हमें डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होते हैं. एंड्रॉयड के केस में हमारे पास जो एंड्रॉयड की SDK है उसमें हमारे पास क्या अवेलेबल होता है? हमारे पास अवेलेबल होता है वी हैव द एंड्रॉयड APIs, that is all those APIs that are needed or all those libraries that are needed for writing the applications for Android environment. Then we have development tools such as we have debugger functionalities available, we have logging functionality available that is also part of that SDK. Then the Android virtual device or the emulator. This is the component that lets us develop the application without requiring the real device. So this is a soft phone, you can call it. This is an emulator that mimic the functionalities of a real phone. और उसके अंदर आप तमाम पैरामीटर सेट कर सकते हैं. You can set the resolution of the phone, you can set which operating system version it is running. आप उसके अंदर ये भी सेट कर सकते हैं कि इसके अंदर हार्डवेयर कौन सा अवेलेबल होगा, इसके अंदर GPS की फंक्शनैलिटी होगी नहीं होगी, ये फ़ोन जो है वो टच स्क्रीन को सपोर्ट करेगा नहीं करेगा. इसके अलावा व्हाट काइंड ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी दैट विल बी अवेलेबल ऑन द फोन, SD कार्ड की क्या कैपेसिटी होगी, हाउ मच इज़ द इंटरनल मेमोरी, कैमरा की फंक्शनैलिटी अगर अवेलेबल है तो व्हाट वुड बी द स्पेसिफिक ऑफ इट. आपको emulator lets you control all these parameters. So in the absence of a real device, this is a very good alternative for developing on the Android environment. इसके अलावा SDK also includes full documentation और इसके अलावा we also have the sample code. So just to get you started on Android development, हमारे पास उसकी documentation भी available है of all the APIs that are available and a full set of sample code is also there for reference. In theory, the only thing you need to start developing for Android are two things. First of all, because it's based on Java environment, तो आपको JDK चाहिए होगी, Java Development Kit. Second, चूंकि Java की फंक्शनैलिटी को Android एक्सटेंड करता है और अपनी फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करता है, the second thing we would be needing is an Android software development kit. So ये दो चीज़ें हैं या ये दो development kits हैं that are required in theory for developing for Android. You can use editor of your choice. आप even Notepad यूज़ कर सकते हैं, आप WordPad यूज़ कर सकते हैं, or any editor that you are comfortable, and you can start developing for Android itself. लेकिन in practice we are so used to integrated development environment हम इसलिए भी used to हो गए because it gives us additional set of functionalities that are helpful in development of any application. लेकिन इस कोर्स के लिए हम जो integrated development environment यूज करेंगे या IDE यूज करेंगे, that would be Eclipse. So I will take you through number of examples of, first of all, we will see how to set up the environment that is necessary for developing Android applications. और उसके बाद I will take you to through developing number of application to give you a feel of or give you a mechanism of how do we develop applications for Android. Integrated development environment खास तौर पे Eclipse यूज करने के कुछ फायदे जो obvious होते हैं that includes that first of all it gives you a framework that you tell
the IDE that you want to develop an application for Android, वो आपको एक कोड का फ्रेमवर्क खुद ही से प्रोड्यूस करके दे देगा that okay this is the framework and you can start developing right away. इंस्टेड कि आप वो तमाम फाइलें क्रिएट करें और उसके अंदर अपने फंक्शंस खुद से लिखें. इफ़ यू टेल इट कि ये मेरी एप्लीकेशन है, दिस वुड बी द नेम, दिस वुड बी द पैकेज नेम, एंड इट क्रिएट्स द कंप्लीट फ्रेमवर्क फॉर यू. इसके अलावा मैनेजिंग द XML फाइल्स, as we will see along our path, that when developing for Android, XML plays very important role. और उस XML को एडिट करने के लिए अगेन यू कैन यूज अ सिंपल एडिटर या यू कैन यूज द Eclipse IDE एनवायरनमेंट जो कि आपको फॉर्म बेस्ड मैनिपुलेशन देता है XML फील्ड्स की. तो आइदर यू कैन राइट रॉ XML और या आप Eclipse को यूज करते हुए, Eclipse के फॉर्म्स को यूज करते हुए यू कैन फिल इन दोज पैरामीटर्स. इसके अलावा ऑटोमेटेड conversion between the different formats. As you know that Dalvik virtual machine runs a DEX file, and how would we convert a Java file जो कि हमने Java में लिखी हुई है उसको हम DEX में किस तरीके से convert करेंगे, and then finally जो हमारा पैकेज है जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या जो कि हम मार्केट पे रख सकते हैं, that has the extension APK. तो हम डेक्स में अपने कोड को किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, हाउ वुड वी कन्वर्ट आवर एप्लीकेशन टू एन APK सो दैट वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट. ऑल दिस इज टेकन केयर इनसाइड Eclipse IDE. So when you run the project, when you build the project, all these steps are taken care of and they provides an easy to use interface to the developer. So that's why we prefer using IDE इंस्टेड कि हम खुद से तमाम SDKs डाउनलोड करें एंड देन वी पिक अप एन एडिटर. वी सिंपली गो विद द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इटसेल्फ. Eclipse में to start developing an Android application, the first thing you will need would be Android Development Tool, ADT. And the process to get ADT is a simple one. All you have to do is go in Eclipse options and select software update. Software update में आप उसे वेबसाइट का नाम बताएंगे जहां से you can acquire the ADT and you will just press OK and it will get that required ADT components for you. तो वो तमाम components जो कि Android development के लिए ज़रूरी होंगे, it will get it for you and then you can download it and install it on your Eclipse IDE. Second thing that you will be required to do is create an emulator. As we discussed a bit earlier, that for running the application, the Android applications in your desktop environment or laptop environment, you will need an emulator. ये emulator you can create it yourself using the AVD manager, Android Virtual Device Manager, और इसको यूज करते हुए आप अपनी virtual machines create करेंगे या virtual phones create करेंगे. What you will do is that you will say create new, उसमें आप उस virtual device का नाम देंगे, then you will select the operating system that will be running on that device. Because अगर आपको याद हो तो हमने जब Android को डिस्कस किया था तो we said that Android has different operating system versions. Android operating system started from 1.6 and nowadays the most recent version is Android 3.0. तो इसके दरमियान में you have liberty to choose that which operating system you will want your emulator to run. तो आप उसमें से select करेंगे that okay, for example इस particular case में I would probably want to run Android 2.1 and then you will configure various different parameters for the virtual device. Say whether this application, this emulator will have a camera functionality, would this emulator support location based functionality, that is कि इसके अंदर GPS का हार्डवेयर होगा या नहीं होगा, then SD card की कैपेसिटी कितनी होगी. All these are the parameters that you can set in the emulator.
And then finally, if you would like to see on the screen, I am showing you how the emulator would look like. This is an example emulator. As you can see, it provides you the complete screen and plus the input mechanism. तो उसके साथ आपके पास एक virtual keyboard है. Then you will have navigation buttons. आप कैमरा का बटन भी उसमें है, वॉल्यूम अप डाउन का बटन भी उसमें है. So there is a whole complete interaction buttons that are part of the emulator itself. तो इस emulator को यूज करते हुए और अपनी पसंद के emulator को यूज करते हुए you can develop for the Android environment. Now, how would you create an application? The first thing you will do is in Eclipse IDE is that you go into the file and then a new project. जब आप न्यू प्रोजेक्ट में चले जाएंगे तो इट विल गिव यू अ नंबर ऑफ ऑप्शंस. उन ऑप्शंस में यू विल सेलेक्ट एंड्रॉयड प्रोजेक्ट एंड देन यू विल टेल इट कि ये एंड्रॉयड प्रोजेक्ट जो है वो किस AVD पे चलेगा, किस वर्चुअल डिवाइस पे चलेगा. सो अगर आप एक प्रोजेक्ट जो है वो बना रहे हैं फॉर एंड्रॉयड 2.2 फॉर एग्जांपल, तो आप उसके अगेंस्ट एक AVD क्रिएट करेंगे जो कि एंड्रॉयड 2.2 को रन कर रही होगी. And then when you are creating the project, you will say, okay, this is project, you will name it something, and then you will tell it that this is the AVD that it will run on. This is the target AVD it will run on. When you create a new project, you will see a familiar set of fields that you probably have seen before when developing for different environments. It will ask you for project name. It will ask you for application name. It will ask you for a package name. All these are constructs that if you have developed for Java environment, you will be familiar with. एक चीज जो पैकेज नेम देते हुए आपको ख्याल रखना पड़ेगा वो ये है कि Android doesn't let same package name for different applications. तो अगर आप same package name दे देंगे for different application, it will start giving you an error कि जब भी आप दूसरी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो it will say कि a package name, an application with same package name already exist in environment. तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा that you always give a different package name for your different applications. अगर आप Hello World की package name का format कुछ इस तरीके से होता है that if for example अगर आप एक Hello World application लिख रहे हैं, हमारी favorite application, जब भी हम कोई भी programming start करते हैं तो सबसे पहले हम एक Hello World application लिखते हैं. तो अगर आप Hello World की एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो उसका सैम्पल पैकेज नेम जो है इट वुड बी समथिंग लाइक com.example.helloworld. दिस इज एन एग्जाम्पल पैकेज नेम फॉर आवर सैम्पल एप्लीकेशन दैट वी कॉल्ड Hello World. और जब when you are done filling all these fields, you will click on finish and it will create a sample project for you which have all the necessary files, and it will even have some sample code framework for you too. Once done with creating a sample project, the next thing would be to modify that framework code and to make it actually do something for you. जैसे कि मैंने मेंशन किया कि हम जब भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो the first thing we will write is a Hello World application. तो अब जब कि हमने ये देख लिया कि how do we set up an environment for building Android application, what are the components that are necessary for it, and how do we create our project, the next step that we will take in this is that we will write a sample Hello World application. We will see that how an application would be written और उसके हम logic और view में distinction किस तरीके से करते हैं, how we write the logic behind it and how we are displaying or how we are interacting with the user. That would be our next thing that we will visit. Until then, please do take a look at how do we set up environment. अगर possible हो तो अपनी machines में definitely go ahead and try setting up the Android environment. Download all the required SDKs. Take help from Android websites, Android forums, and see they will give you a step-by-step procedure to how would be able to set up the Android environment. And I hope कि जब हम next time जब हम meet करेंगे तो you already have an Android environment set up
and we can continue or we can jump into developing application itself. Till then, I am your instructor Abdul Aziz, signing off. Allah Hafiz.